हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा, जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक में हम समझेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डाइजेशन होती है, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होता है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन से मिलके। तो चलिए समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट, जो है माउथ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, और इस ट्यूब के दो एंड्स होते हैं। एक का नाम होता है माउथ और दूसरे एंड को हम बोलते हैं एनस। माउथ एक ऐसी ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड हमारी बॉडी में एंटर करता है। जब हम फूड ऑब्टेन करते हैं, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, तो वो फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है माउथ के थ्रू। एंड माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल और बक्कल कैविटी। माउथ को ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी भी बोला जाता है। कैविटी का मतलब होता है एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि ऐसी जगह जो चारों तरफ से बंद है। और माउथ को ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी भी बोला जाता है। माउथ के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे टीथ, जिनको दांत बोलते हैं, टंग एंड सलाइवा। ये तीनों मिलकर माउथ में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब चलिए समझते हैं टीथ का क्या फंक्शन होता है। टीथ हेल्प्स इन चूइंग ऑफ फूड। जो दांत हैं वो हमें मदद करते हैं फूड को चबाने में। जब हम खाना खाते हैं, यानी कि फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो हम अपने माउथ में प्रेजेंट दांत से उस फूड को क्रश करते हैं, यानी कि चबाते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं हमारे टीथ। तो यानी कि डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब आपने नोटिस किया होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में एक वाटरी फ्लूइड रिलीज होता है। वो वाटरी फ्लूइड क्या होता है? उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सलाइवा। सो it is a fluid which is secreted by the salivary glands. सलाइवा एक फ्लूइड होता है जो सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंजाइम्स या फिर हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, और हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स रिलीज करते हैं एक फ्लूइड जिसका नाम है सलाइवा। सलाइवा डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है टंग। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा एंड swallowing. टंग हेल्प करती है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए, और swallowing में भी मदद करती है। तो जब हम खाना खाते हैं, हमारे माउथ में होती है टंग मूवमेंट्स, यानी हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट टंग मूव करती है, और वो इन मूवमेंट्स के थ्रू फूड और सलाइवा को अच्छे से मिक्स करती है। और जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फूड को सॉलो करने में, यानी कि निगलने में भी मदद करती है। अब मैंने आपको बताया कि सलाइवा डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा क्यों है? चलिए समझते हैं। Saliva contains an enzyme called salivary amylase, which helps in partial digestion of starch. Saliva के अंदर होता है एक एंजाइम जिसका नाम है salivary amylase,
जो हेल्प करता है, मदद करता है स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एंजाइम का क्या मतलब होता है। हमारी बॉडी में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनका नाम है एंजाइम या फिर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी प्रोसेस का स्पीड यानी कि किसी भी प्रोसेस का रेट इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर स्टार्च की डाइजेशन को एंजाइम मीडिएट करेगा तो वो स्टार्च के डाइजेशन को स्पीड अप कर देगा। सो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा और उसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन करता है यानी कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं तोड़ता, थोड़ा सा तोड़ता है। और थोड़ा सा तोड़ता है इसीलिए हमने लिखा है पार्शियल डाइजेशन। सो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसकी पार्शियल डाइजेशन करता है। तो हमने समझा माउथ एक ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है। माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं टीथ, टंग एंड सलाइवा। टीथ फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं, टंग फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है और स्वॉलोइंग में भी हेल्प करती है। और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करता है। तो ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो है माउथ। अब चलिए समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट जो है ईसोफेगस। माउथ के बाद एक लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये लॉन्ग ट्यूब हेल्प करती है माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने में। सो ईसोफेगस इज अ लॉन्ग muscular tube which helps in the propagation of food from the mouth to the stomach through peristaltic movements. Esophagus एक लॉन्ग यानी कि लंबी मस्कुलर ट्यूब है जो हेल्प करती है, मदद करती है फूड के प्रोपगेशन में, यानी कि फूड को आगे धकेलने में माउथ से स्टमक तक कुछ मूवमेंट्स की मदद से, जिनको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईसोफेगस एक लंबी मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर का मतलब होता है वो ट्यूब जो मसल्स से बनेगी। और क्या आप बता सकते हैं ईसोफेगस कौन से टाइप के मसल्स से बनी होती है? जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है ईसोफेगस बनी होती है स्मूथ मसल्स से। ये वो मसल्स हैं जो इनवॉलंटरी होती हैं, यानी कि इनके एक्शंस को, इनके मूवमेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ईसोफेगस स्मूथ मसल्स से बनी होती है और ये मसल्स हेल्प करती हैं फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने में। और ये मसल्स कुछ मूवमेंट्स करती हैं जिनको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की मदद से चबाया हुआ खाना माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है ईसोफेगस। बट ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? चलिए देखते हैं। Peristaltic movements are the rhythmic contractions and relaxations of smooth muscles of alimentary canal. Peristaltic movements rhythmic contractions और relaxations होती है smooth muscles की जो present होती है alimentary canal में। Rhythmic contractions and relaxations of smooth muscles यानी कि जो esophagus के अंदर smooth muscles present होती हैं वो contraction और रिलैक्सेशन करती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है स्क्वीज करना और रिलैक्सेशन का मतलब होता है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना। तो ये मसल्स यानी कि स्मूथ मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, देन अगेन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और इस रिदम से वो मूवमेंट करती हैं जिनको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और इन मूवमेंट्स की मदद से जो फूड है वो माउथ से स्टमक तक पहुंचाया जाता है। और ये मूवमेंट सिर्फ ईसोफेगस ही नहीं करता, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट दूसरे ऑर्गन्स जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, इनके वॉल में प्रेजेंट मसल्स भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करती हैं। तो ईसोफेगस एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जिसमें होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जिनकी मदद से चबाए हुए खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाया जाता है।
तो ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट। अब चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट जो है स्टमक। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, माउथ कंटिन्यू हुआ ईसोफेगस में और ईसोफेगस कंटिन्यू होती है एक ऑर्गन में जिसका नाम है स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्क्यूलर ऑर्गन। स्टमक मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि ये भी मसल से बनी है। और कौन सी मसल्स? स्मूथ मसल्स। स्टमक भी स्मूथ मसल से बनी होती है और इसकी शेप जे शेप्ड होती है। अगर आप स्टमक को ध्यान से देखेंगे तो ये जे लेटर की तरह अपीयर होती है। तो यानी कि स्टमक एक जे शेप्ड मस्क्यूलर ऑर्गन है और इस मस्कुलर ऑर्गन की वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्लैंड्स। स्टमक वॉल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस पॉइंट को हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टमक का एनलार्ज्ड पिक्चर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टमक की आउटर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टमक वॉल। इस वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और स्टमक की वॉल के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और इंटेस्टाइनल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे भी वर्ड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टमक वॉल में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो एक जूस सिक्रीट करते हैं जिनको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। इस जूस के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस यानी कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम व्हिच इज पेप्सिन एंड म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस गैस्ट्रिक जूसेस और इन जूसेस के अंदर तीन चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये तीनों चीजें मिलकर यानी कि ये तीनों सब्सटेंसेस मिलकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates an acidic medium for the action of pepsin and also kills harmful microorganisms present in food. HCl क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम पेप्सिन के एक्शन के लिए और इतना ही नहीं, फूड में प्रेजेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में भी मदद करता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। बट पेप्सिन को डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है एसिडिक मीडियम, यानी कि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे पेप्सिन एफिशिएंटली फूड को डाइजेस्ट कर पाता है। और इतना ही नहीं, HCl फूड में प्रेजेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करने में मदद करता है। अब जैसे कि हमें पता है फूड के अंदर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन करता है? पेप्सिन हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन्स के पार्शियल डाइजेशन में। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, यानी कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करता, उनको इंटरमीडिएट सब्सटेंस में तोड़ देता है। और पेप्सिन को एफिशिएंटली काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
तो हमारी स्टमक की वॉल उससे डैमेज क्यों नहीं होती? हमारे स्टमक की वॉल पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, बचाता है स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl के एक्शन से। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं तो वो साथ ही रिलीज करते हैं म्यूकस। ये म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टमक वॉल के बीच में एक बैरियर बना देता है, एक लाइनिंग बना देता है, और ये बैरियर HCl और स्टमक वॉल को कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिस वजह से हमारी स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग यानी कि जो इनर लाइनिंग है वो HCl के एक्शन से बची रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन जो एक एंजाइम है, और प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है म्यूकस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी बर्निंग सेंसेशन यानी कि स्टमक में कभी जलन महसूस करी है? तो ये बर्निंग सेंसेशन होती क्यों है? ये बर्निंग सेंसेशन होती है एसिडिटी की वजह से। जब हम बहुत स्पाइसी फूड या फिर ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस ज्यादा सिक्रीट होता है, जिस वजह से हमारी स्टमक में HCl का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। अब HCl एक एसिड है तो वो हमें कॉज करता है एसिडिटी यानी कि बर्निंग सेंसेशन, जिसको हम जलन भी बोलते हैं। लेकिन हम एसिडिटी को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन लेते हैं? क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इस लेक्चर में हमने समझा डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स के बारे में, जो है माउथ, ईसोफेगस एंड स्टमक। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी पार्ट्स यानी कि इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बचे हुए पार्ट्स के बारे में। थैंक यू।